हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जीनियस 40 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और इस्तकबाल। मित्रों, इतिहास सब्जेक्ट के अंतर्गत और प्राचीन इतिहास में आज का वीडियो हमारा मौर्य वंश के प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य पर आधारित है। मित्रों, मौर्य वंश का जो शुरुआत है, बेसिक बातें हैं, बेसिक पॉइंट हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उससे संबंधित हमने प्रथम वीडियो अपलोड कर दिया। ये मौर्य वंश का दूसरा वीडियो है। मित्रों, मौर्य वंश में आज के वीडियो में हम लोग अब मौर्य वंश के सम्राट एवं उनके शासन प्रशासन से संबंधित तथ्यों को पढ़ेंगे। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन काल है, मित्रों, ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है, नाम नोट करिएगा, नोट्स बनाते हुए चले। चंद्रगुप्त मौर्य, मित्रों, ये मौर्य वंश का संस्थापक है। मौर्य वंश जो है उसका संस्थापक था। परंतु मित्रों, एक बात ध्यान दीजिएगा, संस्थापक हैं चंद्रगुप्त मौर्य। ये देखिए, इनके सहयोगी थे आचार्य चाणक्य। आचार्य चाणक्य, मित्रों, बिना आचार्य चाणक्य के सहयोग से चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम नंद वंशीय शासक घनानंद को हरा नहीं पाए थे। हराया तो किसके सहयोग से? आचार्य चाणक्य के सहयोग से। आचार्य चाणक्य ने ही चंद्रगुप्त मौर्य को उस शस्त्र की तरीके से तैयार किया जो अंतिम नंदवंशीय शासक घनानंद को हरा पाए। तो मित्रों, आचार्य चाणक्य के सहयोग से, ये आप जरूर नोट करिएगा, सहयोग, ठीक है, सहयोग से। मित्रों, चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक है और मौर्य वंश की स्थापना आचार्य चाणक्य के सहयोग से किया था। और चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल की अगर मैं चर्चा करूं तो मित्रों, 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक है। 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक, ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखें मित्रों। और सेकंड पॉइंट है मित्रों, इसका अमात्य या प्रधानमंत्री। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री आचार्य चाणक्य थे। आचार्य चाणक्य, ठीक है मित्रों, नोट करिएगा, आचार्य चाणक्य। और आचार्य चाणक्य प्रधानमंत्री थे और ये कौन थे? तक्षशिला के आचार्य थे। तक्षशिला के आचार्य, तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। ध्यान देने वाली बात यह है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय का वर्तमान लोकेशन अब कहाँ पर है? ये पाकिस्तान में है वर्तमान समय में। वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में इसका करंट लोकेशन है, ठीक है। और नेक्स्ट बात है कि आचार्य चाणक्य की पुस्तक खूब पूछी जाती है, पुस्तक का क्या नाम है? तो पुस्तक, आचार्य चाणक्य की पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र। ध्यान देने वाली बात यह भी रहेगी, अर्थशास्त्र की भाषा क्या है? अर्थशास्त्र पुस्तक की भाषा की अगर मैं चर्चा करूं मित्रों, तो भाषा इसकी संस्कृत भाषा में लिखी गई पुस्तक है। आचार्य चाणक्य की पुस्तक है अर्थशास्त्र। और जिसका संबंध है मित्रों, अगर मैं इसके संबंध की बात करूं तो इसका संबंध लोक प्रशासन एवं राजनीति से। राजनीति प्लस लोक प्रशासन, नोट करिएगा,
लोक प्रशासन। ठीक है, नोट्स बनाते हुए चलें मित्रों, आनंद आने वाला है। ठीक है, काफी आपके क्वेश्चन इसकी क्लास में, इंपॉर्टेंट क्लास में ही समाप्त हो जाएगी। बढ़िया बढ़िया जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजनीति शास्त्र, राजनीति से तथा लोक प्रशासन से है कौन सी पुस्तक? अर्थशास्त्र, जिसके लेखक कौन है? आचार्य चाणक्य, जो तक्षशिला वर्तमान में पाकिस्तान में है, तक्षशिला के आचार्य थे, और जो जिन्होंने सहयोग किया था किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का सहयोग किया था। और किस लिए? मौर्य वंश की स्थापना के लिए, यानी चंद्रगुप्त मौर्य को इन्होंने सम्राट बनाया। ठीक है, और किसको हराकर? अंतिम नंद वंशीय शासक घनानंद को हराकर। ठीक है, इस पॉइंट को जरूर आप नोट करें मित्रों। चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम नंद वंशीय शासक धनानंद को हराकर मगध पर एक नए राजवंश की नींव डाली, जिसका नाम था मौर्य वंश। जिसका नाम क्या बना? मौर्य वंश। ठीक है, धनानंद को हराकर मौर्य वंश की नींव डाली। ठीक है, आप पॉइंट को नोट करते हुए चलेंगे मित्रों। देखिए, धनानंद ये कौन था? ये अंतिम नंदवंशीय शासक। ठीक है, और नंदवंश की स्थापना किसने किया था? ये महापद्मानंद ने किया था। और धनानंद यह सिकंदर का समकालीन था। ठीक है मित्रों, सिकंदर का, ध्यान देने वाली बात है, सिकंदर का समकालीन शासक कौन था? धनानंद था। कई बार आप चंद्रगुप्त मौर्य लगा देते हैं तो उसमें गलती हो जाती है। ये कौन था? जब सिकंदर 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था, सिंध प्रांत यानी आपका पंजाब क्षेत्र पर जब आक्रमण किया था, उस समय पंजाब का शासक राजा पोरस थे, यानी राजा पुरु थे। और उस समय मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, और मगध महाजनपद का सम्राट कौन था? अंतिम नंदवंशीय शासक धनानंद था। और घनानंद को ही हराकर मौर्य वंश की नींव किसने डाली? चंद्रगुप्त मौर्य ने डाली, जिसका प्रधानमंत्री कौन थे? आचार्य चाणक्य, जो तक्षशिला के आचार्य थे, जिनकी पुस्तक है अर्थशास्त्र, जिसका संबंध है राजनीति शास्त्र तथा लोक प्रशासन से, जिसकी भाषा है संस्कृत भाषा। ठीक है मित्रों, इतना बातें क्लियर है। नेक्स्ट बातें चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जब शासक बना तो इसी के दरबार में एक यूनानी इतिहासकार आया था, लेखक आया था, जिसका नाम था मित्रों मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। हम चर्चा करेंगे कि मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, आप नोट करिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी इतिहासकार, यूनानी लेखक, विद्वान या इतिहासकार यूनानी इतिहासकार कौन? मेगास्थनीज आया था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। यह सेल्यूकस निकेटर का तात्पर्य होता है विजेता। सेल्यूकस निकेटर का यह राजदूत था। ठीक है मित्रों, यह किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है मित्रों, इतनी बातें आप ध्यान दीजिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला यूनानी इतिहासकार मेगास्थनीज था, जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था।
ठीक है मित्रों, यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। क्या नाम है पुस्तक? इसकी पुस्तक का नाम है इंडिका, जिसमें मौर्य साम्राज्य में जनता की क्या उस समय जनता की क्या स्थिति थी, इसकी चर्चा करता है। कौन पुस्तक? इंडिका पुस्तक, जिसके लेखक कौन है? मेगास्थनीज। मित्रों नोट करिएगा, इसकी पुस्तक का नाम इनकी पुस्तक का नाम है इंडिका। इंडिका, ठीक है मित्रों। नेक्स्ट पॉइंट आप ध्यान देने वाली बात है, सेल्यूकस निकेटर क्यों भेजा था? तो सेल्यूकस निकेटर मित्रों सिकंदर की मृत्यु के पश्चात सेल्यूकस निकेटर बेबीलोन का सम्राट बना और यह 303 ईसा पूर्व में सिंध नदी पार करके चंद्रगुप्त मौर्य पर आक्रमण किया था। थोड़ी सी बातें आप नोट करें और उसके बाद हम नेक्स्ट बातें हम ये जो सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य में जो क्वेश्चन बनने वाले रहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसकी चर्चा हम करते हैं। आप इसे पहले नोट कर लें या एक स्क्रीनशॉट ले लें। मित्रों हम बता रहे थे सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य युद्ध, तो आप नोट करिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेल्यूकस निकेटर के मध्य युद्ध, ठीक है मित्रों, युद्ध। तो सेल्यूकस निकेटर जो है सिकंदर की मृत्यु के पश्चात बेबीलोन का शासक बना। बेबीलोन का शासक बना, ठीक है मित्रों। अब ध्यान देने वाली बात है कि विश्व विजेता का जो सपना देखा था, विश्व विजयी का जो सपना देखा था, वो किसने देखा था? वो सपना देखा था सिकंदर ने। और सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में जब हो जाती है, तब सेल्यूकस निकेटर ने सोचा कि मैं अपने सम्राट अलेक्जेंडर यानी सिकंदर का सपना पूरा करूंगा। इसी मंसूबे से उसने 303 ईसा पूर्व में सिंध नदी पार करके चंद्रगुप्त मौर्य पर आक्रमण किया था। तो आप नोट करेंगे मित्रों, बेबीलोन का शासक बना और यह सेल्यूकस निकेटर 303 ईसा पूर्व में, ठीक है, आक्रमण किया किस पर? आक्रमण किया चंद्रगुप्त मौर्य पर। आक्रमण, ठीक है, आक्रमण किया चंद्रगुप्त मौर्य पर। और इस युद्ध में इसका परिणाम, इस आक्रमण का परिणाम क्या निकला? परिणाम निकला चंद्रगुप्त मौर्य विजयी, मौर्य विजयी रहा, ठीक है, विजयी। और चंद्रगुप्त मौर्य जब विजयी हो गया तो सेल्यूकस निकेटर ने अपने जान की भीख मांगी कि सम्राट मुझे बख्श दिया जाए। और उस समय सबसे ज्यादा बौद्धिक क्षमता वाले व्यक्ति वो कौन थे? आचार्य चाणक्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ थे, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। तो उन्होंने शर्त रखा, और कौन सी शर्त रखा? आइए शर्त देखते हैं, और उस शर्त को पूरा भी हुआ है। इसके परिणाम में क्या क्या बातें निकल के आई हैं। पहली चीज तो कार्नेलिया, दूसरा नाम है हेलेना, इसी का नाम है हेलेना। कार्नेलिया या हेलेना, जो किसकी पुत्री थी? पुत्री किसकी थी? निकेटर की पुत्री थी। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी। अब कार्नेलिया यानी हेलेना का विवाह किससे हो गया? चंद्रगुप्त मौर्य से हो गया, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य से विवाह हो गया, विवाह।
सबसे बड़ी पॉइंट है कि कार्नेलिया यानी सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया यानी हेलेना का विवाह किससे कर दिया? सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। 303 ईसा पूर्व के युद्ध हारने के बाद की बात कर रहे हैं मित्रों, यानी परिणाम की चर्चा कर रहे हैं। और दूसरा परिणाम ये देखिए कि देखिए जब ये विवाह कर दिया, कार्नेलिया का विवाह किससे कर दिया? चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया, सेल्यूकस निकेटर। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने उपहार स्वरूप 500 हाथी किसको दिया? ये निकेटर को दिया, निकेटर को यानी सेल्यूकस निकेटर को दिया। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अब देखिए यहां पर देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने उपहार स्वरूप 500 हाथी किसको दिया? सेल्यूकस निकेटर को दिया। अरे भाई विवाह हुआ, रिश्तेदारी जुड़ गई, तो उपहार स्वरूप दे दिया इन्होंने 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को। अब सेकंड पॉइंट, इसी युद्ध का परिणाम रहा। ठीक है, सबसे भयानक पॉइंट तो यह है कि सेल्यूकस निकेटर को देखिए, यानी सेल्यूकस निकेटर के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को 4 प्रांत देने पड़ गए। ठीक है, आप इस पॉइंट को नोट करिएगा, सेल्यूकस निकेटर ने 4 प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को दिया। सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को 4 प्रांत दिया या दिए। ठीक है, 4 प्रांत में कौन कौन सा है मित्रों? ध्यान देने वाली बात यह है कि काबुल, कंधार, हेरात और मकरान, ये 4 प्रांत थे। जो बलूचिस्तान का क्षेत्र लगता है मकरान मित्रों, उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। काबुल, कंधार, हेरात और मकरान, ये 4 प्रांत किसको देने पड़ गए? चंद्रगुप्त मौर्य को देने पड़ गए। तो आप पॉइंट को नोट करिएगा, सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को 4 प्रांत दिए। काबुल, जिसमें पहला था काबुल और दूसरा था कंधार, तीसरा था हेरात और चौथा था मकरान, जो वर्तमान में बलूचिस्तान के नाम से जाना जाता, बलूचिस्तान। ये 4 प्रांत किसको मिल गया? ये चंद्रगुप्त मौर्य को मिला। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को मिला 4 प्रांत, ये संधि स्वरूप देना पड़ गया था। ठीक है, इस पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चिम भारत विजय का पता चलता है। इस पॉइंट को नोट करेगा, जूनागढ़ अभिलेख से आप नोट करें, जूनागढ़ अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चिम प्रांत विजय का पता चलता है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है, यूरोपीय लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस लिखा है। ठीक है, एंड्रोकोटस एवं सेंड्रोकोटस की उपाधि किसको मिली है? चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है, आप इस पॉइंट को आप नोट करिएगा मित्रों, यूरोपीय लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य को चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस एवं सेंड्रोकोटस एंड्रोकोटस एवं सेंड्रोकोटस कहा। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को।
ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य को इंड्रोकोटस एवं सेंड्रोकोटस कहा है। आप नेक्स्ट आप पॉइंट को नोट करें, आप इतना नोट कर लें, इसके बाद हम चर्चा करते हैं। नेक्स्ट बात देखिए, पश्चिम प्रांत विजय किसने किया? सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत की जो सीमा रेखा थी उसे पश्चिम तक, यूं बात करें, काबुल, कंधार, हेरात और मकरान, यहां तक सीमाएं इसकी विस्तृत कर दी। आप इसी परिप्रेक्ष्य में कई किताबों में पढ़े होंगे या फिर सुने होंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य यानी मौर्य साम्राज्य में ही भारत का सीमा रेखा का विस्तार बहुत तेजी से हुआ। इसलिए वो जो क्षेत्र सिकंदर जीता था उसको आजाद कराने का कार्य किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य को इतिहासकारों ने भारत का प्रथम क्रांतिकारी या भारत का प्रथम मुक्तिदाता की उपाधि भी दिया है। क्रांतिकारी उसे कहते हैं जो दूसरे देशों से आने वाले, ठीक है, दूसरे देशों से आने वाले लोगों द्वारा बनाई गई सत्ता और बनाया गया साम्राज्य उसके खिलाफ लड़े, उसे क्या कहते हैं? क्रांतिकारी कहते हैं मित्रों। जो परिवर्तन लाया, ठीक है, अपनों के लिए परिवर्तन लाने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? क्रांतिकारी कहलाता है, इनोवेटर कहलाता है। ठीक है, तो भारत का प्रथम क्रांतिकारी इतिहासकारों ने किसको बताया? चंद्रगुप्त मौर्य को कहता है। क्यों? क्योंकि विदेशी के द्वारा जीते गए क्षेत्र को, भारतीय क्षेत्र को आजाद किसने कराया? चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। आइए नेक्स्ट बात देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के समय ही, इसी के समय ही जैन धर्म दो मतों में विभक्त हो जाता है। जैन धर्म दो संप्रदायों में विभक्त हो जाता है। ठीक है, एक है श्वेतांबर और दूसरा था दिगंबर। ठीक है, दूसरा दिगंबर। और दिगंबर संप्रदाय के ही, ठीक है, जैन गुरु कौन थे? जैन गुरु, जैन विद्वान, जैन गुरु भद्रबाहु। भद्रबाहु, ठीक है, भद्रबाहु थे और इन्हीं के साथ चंद्रगुप्त मौर्य के अच्छे संबंध थे। और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में जैन साधु भद्रबाहु के साथ चंद्रगिरी पर्वत चले गए। कहाँ चले गए? इन्हीं के साथ, इनके साथ कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य का तात्पर्य यहाँ भी चंद्रगुप्त मौर्य ही सिर्फ समझे। चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ चले गए? चंद्रगिरी की पहाड़ियां, चंद्रगिरी की पहाड़ियां चले गए। ठीक है मित्रों, चंद्रगिरी पर्वत पर चले गए, आप यही लिख दें, चंद्रगिरी पर्वत चले गए। और यही चंद्रगिरी पर्वत पर संलेखना विधि द्वारा, ठीक है, संलेखना विधि द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्याग दिया। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि द्वारा प्राण त्याग दिए। ठीक है, किसने? चंद्रगुप्त मौर्य।
इसके पीछे एक रीजन बताया जाता है कि मगध में पड़ने वाले भीषण अकाल के कारण। देखिए चंद्रगिरी पर्वत कहाँ पर पड़ता है? ये कर्नाटक में पड़ेगा मित्रों, कर्नाटक, यानी नाटक की कद्र करनी है आपको, ठीक है, वो अलग बात है कि ठीक है। चंद्रगिरी पर्वत पे सल्लेखना विधि द्वारा अपना प्राण किसने क्या त्याग कर दिया? चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। और सल्लेखना विधि क्या है? सल्लेखना विधि क्या है? ये भैया एक जैन उपवास है, जैन समाधि आप कह सकते हैं, जैन उपवास, उपवास जैन उपवास है, ठीक है। और उसी के द्वारा अपने प्राणों का त्याग किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य। अब जो बातें रह गई उसकी हम चर्चा कर रहे हैं मित्रों। देखिए मगध पर पड़ने वाले भीषण अकाल के कारण चंद्रगुप्त मौर्य का मन दुखी हुआ और इन्होंने अपने बड़े पुत्र बिंदुसार को, जो दुर्धरा का पुत्र था, दुर्धरा और चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार था, उसे ठीक है अपना उत्तराधिकारी घोषित करके कहाँ चले गए? चंद्रगिरी पर्वत कर्नाटक चले गए। वहीं पर सल्लेखना विधि के द्वारा अपने प्राणों का त्याग कर दिया चंद्रगुप्त मौर्य ने। आइए नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य का जो उत्तराधिकारी है उसको नोट कर लें। उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी कौन है? ये भैया बिंदुसार है, बिंदुसार, बिंदुसार, ठीक है, जिसका शासन काल मित्रों इसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मैं पढ़ाऊंगा 298 से 269 ईसा पूर्व है, 298 से 269 बीसी, बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, ठीक है, 298 से 269 ईसा पूर्व। ये रही बातें किससे? चंद्रगुप्त मौर्य से। मित्रों अब हम पढ़ते हैं, ठीक है, बिंदुसार को एक दूसरे वीडियो में। मित्रों आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और मिलते हैं कल एक दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।